परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूच उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और परम श्रद्धेय स्वामी परमार्थ देव जी और पूरे हमारे संत समाज को प्रणाम करते हुए आज का हम इंटरेक्शन रखते हैं। ये एक इंटरेक्टिव सेशन रखने का प्रयास करेंगे। आपको हम डॉक्टर प्रदीप नैन जी ने कल बहुत कुछ बताया होगा, औषधियों के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन रहा होगा। उन्होंने बताया होगा कि हम दवाइयों पे काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको एक ऐसे तरीके से रखें कि आपके प्रश्न हो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बातों का जवाब दे पाऊँ। तो एक छोटी-सी भूमिका मैं बोलता हूँ अगले कुछ सेकंड तक और उसके बाद एक-एक तरफ से कुछ क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे और हम रैंडम रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ ऐसे बोल रहे हैं एक बार इधर, 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 इधर ऐसे करके, ठीक है? और जितने भी प्रश्न हैं आप प्लीज़ पूछिए, अगले आधे घंटे में हमारे पास उतना समय है और जैसे ही आदरणीय दीदी जी आएँगी तब तक के लिए हम आपस में इंटरैक्ट करते रहेंगे। प्रश्न के बारे में मेरा एक ये कहना है कि दुनिया का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो छोटा प्रश्न है या स्टूपिड प्रश्न है। मतलब कभी बार हम प्रश्न पूछते हैं तो लगता है कि यार हम ये पूछेंगे तो सुनने वाले सोचेंगे कि अरे बताओ इनको ये भी नहीं पता है ना? ऐसा होता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा कैरियर ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर ढूँढने में लगाया है और सच पूछिए मुझे बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि आप कहीं मिस कर देते हो, क्योंकि ऐसा कहा है इंग्लिश में भी कि अगर आपके पास एक प्रश्न का जवाब नहीं है और आप वो नहीं पूछ रहे हो क्योंकि लोग सोचेंगे कि आप शायद स्टूपिड हैं, बेवकूफ़ हैं, तो उस दिन आपको जवाब नहीं मिला, तो आप ज़िंदगी भर स्टूपिड रहते हैं क्योंकि आपके पास उसका आंसर नहीं होता है। और पूछ लेते हैं तो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हो जाते हैं। तो इसीलिए संकोच ना करें, जो भी प्रश्न है निसंकोच, बेखटके आराम से पूछें, जब मैं कहूँ कि पूछना है, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा-सा ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी परम पूज्य स्वामी जी ने बताया कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि अगर हम सपोज़ यहाँ से जाते हैं रशिया, रूस में जाते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो बहुत ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनकी भाषा ना हमें समझ में आए और अगर हमको रशियन नहीं आती है, हम हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे, तो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। तो आपस में संवाद होने के लिए ज़रूरी है कि एक मानक होना चाहिए, या तो उन लोगों को हिंदी या इंग्लिश आती हो या हमको रशियन आती हो। ऐसा ही विज्ञान के साथ है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं और हम बोलते हैं हमारी दवाइयों में इतना दम है, जो है और हम मानते हैं, पहचानते हैं और सबको बताते भी हैं। पर और लोग जो आयुर्वेद को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं मानते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए आपको उनकी भाषा में ही कुछ प्रमाण गढ़ने होते हैं। उन प्रमाणों को, जैसे स्वामी जी रोज बताते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है। तो आयुर्वेद को आज हम उन प्रमाणों के साथ उस भाषा में गढ़ रहे हैं जिसको पूरी दुनिया पहचानती है, और जो भी रेगुलेशंस हैं मेडिसिन के, उनके जितने भी मानक हैं, उनके जितने स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब पर पतंजलि की औषधियाँ, आयुर्वेद की औषधियों को कस के हम ऐसे एविडेंस जनरेट करते हैं ताकि आयुर्वेद के ज्ञान को, उसकी कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया ऐसे ही पहचाने जैसे कि किसी और मेडिसिनल सिस्टम को पहचानती हो। इस बात पे हम ताली बजा सकते हैं। मैं भी बजाता हूँ। ठीक है, तो ये तो संक्षेप में था कि हम काम क्या कर रहे हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में लगभग 400 से 450 साइंटिस्ट यहाँ काम करते हैं और सबका एक ही ध्येय होता है कि आयुर्वेद की स्थापना पूरे विश्व में एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल सिस्टम के तौर पे हो। सिर्फ भारत वर्ष की सीमाओं में हम बन के ना रह जाएं, हम पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हर किसी की अच्छाई के बारे में सोचें, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, और उन्हें अगर औषधि चाहिए तो एक सेफ, एक सस्ती और एक सर्वसुलभ औषधि उनको उपलब्ध हो ताकि वो अपना उपचार भी कर पाएँ और आस-पास के सबको भी हेल्दी कर पाएँ। सही? तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं? ऑलराइट, तो थोड़ा-सा आपको जो भी जिनको पूछना होगा वो खड़े होके थोड़ा ज़ोर से पूछेंगे और एक माइक, हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। इधर से शुरू करते हैं। अपना नाम बताएँगे और कौन से राज्य से आए हैं वो बताएँगे। स्वामीजी ओम प्रणाम। ओम जी नमस्कार। सब स्वामीजी को मेरा अंतरिक प्रणाम नमन। स्वामीजी एक्चुअली हमारा ब्लड प्रेशर के लिए दोनों मेडिसिन है, एक मुक्ताबटी और बीपी ग्रिड, हाँ जी। दोनों इसीलिए हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? ये देखो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। आपने अपना नाम नहीं बताया। पूर्णचंद्र नायक, ओडिशा खोर्धा से हूँ। उड़ीसा से जो भाई आए उनके लिए एक बार ताली बजाते हैं अच्छे से। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हाइपरटेंशन, बीपी को रेगुलेट करने के लिए जो हमारी 2 औषधियां हैं, बीपी ग्रिड और मुक्ताबटी, इन दोनों में कौन सी औषधि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो बीपी के बारे में कितने लोग समझते हैं? ब्लड प्रेशर सब लोग समझते हैं?
सबके पास है, राइट? हमारे जीवन का आधार ही ब्लड प्रेशर है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा बना रहता है, जो 120 और 80 कहा जाता है, तो हमारा हार्ट ठीक काम करता है, हमारे ब्रेन तक अच्छी सप्लाई पहुंचती है, किडनी से फिल्ट्रेशन बढ़िया होते हैं, और अगर हम हेल्थी बीपी बना के रखते हैं तो हम बहुत दिन तक हेल्दी और हैप्पी रहते हैं। इसका अगर थोड़ा भी कम बढ़ हो जाए, जनरली बहुत सारे लोगों में बढ़ता ही है, कम वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो 120 से 80 की जगह 140 100 हो जाता है, 160 100 हो जाता है, वो रिस्क फिर बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो इन सिचुएशन में हमारी दोनों औषधियां बहुत अच्छे से काम करती हैं। पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी ने वो फॉर्मुलेशंस ऐसे सेट किए हैं कि उन दोनों का ही सेवन किया जा सकता है। दिन खाना खाने से पहले एक औषधि जो आपकी बीपी ग्रेटर, खाना खाने के बाद मुक्ताबटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दवा का इम्पैक्ट बढ़िया आता है। पर जो डेटा अब तक हमारे पास हमने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ एक औषधि पे भी अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं और बीपी ग्रेट उनकी फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन रहती है। तो ऐसे लोग जिनको अभी बीपी की दिक्कत आनी शुरू हुई है या जो ऑलरेडी काफ़ी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो बीपी ग्रिड से शुरुआत कर सकते हैं, और जब वो काबू आ जाए तो फिर हौले हौले उसको भी बंद कर सकते हैं। राइट? थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न लेते हैं इस तरफ से। हाँ जी सर, बताइए। तो मेरा नाम लक्ष्मण भाई गुरवानी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पप्पा को 94 तक स्वस्थ रखा हुआ है। पतंजलि की सुबह से लेकर शाम तक वो 25 से 30 औषधियाँ लेते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। तो आपके पिताजी को भी बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी डबल डबल प्रणाम। बिल्कुल। कल डॉक्टर साहब ने बताया था कि पुनर्नवा जूस लीवर में काम करता है। हाँ जी। तो पुनर्नवा ग्रिट भी क्या लीवर में ही काम करती है? हाँ, जो पुनर्ग्रिट है, जो आपके पास फ्लायर हाँ। है, कुछ लोगों के पास ये वाले फ्लायर्स हैं, हैं। है ना? तो जिनके पास नहीं है वो अपने पड़ोसी का देख लेंगे, नहीं तो आपके पास बाया व्हाट्सएप भेज देंगे। तो जो पुनर्ग्रिट टैबलेट है, ये बेसिकली एक ऐसी दवा है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, मतलब कहीं भी सूजन हो, सूजन का मतलब ये हुआ, ये नहीं है कि कोई चीज सूजी हुई दिखे, बड़ी हुई दिखे, इंटरनल इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, जिसे हिपेटाइटिस कहा जाता है, जितनी भी बीमारी हैं जिनके लास्ट में आइटिस लगा होता है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। कंजक्टिवाइटिस मतलब आंखों की दिक्कत, हिपेटाइटिस लिवर की दिक्कत, कार्डाइटिस हार्ट की दिक्कत, कोलाइटिस पेट की दिक्कत, तो जहां भी इन्फ्लेमेशंस हैं, पुनर्नवा बहुत बढ़िया तरीके से उसको रेगुलेट करता है। और लिवर के केस में तो पुनर्नवा के रेस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जो हमारी मेन मेडिसिन है लिवोग्रेट, उसका आधा हिस्सा पुनर्नवा ही है। तो जिनको लिवर की दिक्कत है, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशंस हैं, हिपैटिक फाइब्रोसिस तक की सिचुएशन है, सिरोसिस है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, कोलेस्टेसिस हैं, जो ऐसी बीमारियां हैं जो लिवर के अंदर सूजन पैदा करती हैं, उस केस में लिवोग्रेट अच्छा काम करता है, और ऑफ कोर्स पुनर्ग्रेट बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। इनका आराम से सेवन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, आपने परसों उसके लिए दिमाग के लिए मेमोरी ग्रिड बताई थी। हाँ जी। तो मेमोरी ग्रिड आपने इतना अच्छा उसका लाभ बताया, तो मुझे भी लेने की इच्छा हुई। तो बहुत उसके अच्छी बात कोई है। साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, कोई भी? अच्छा, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। ये लक्ष्मण भाई जी के लिए एक बार ताली बजाते हैं जोर से। देखिए, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। साइड इफेक्ट जनरली हम बोलते हैं कि जो चीज हम ना चाह रहे हो वो हो जाए, वो साइड इफेक्ट है। एक्चुअली वो साइड इफेक्ट नहीं है, उसको साइंटिफिक वर्ड में हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है कि जैसे किसी के पेट में दर्द है, उसने दवाई खाई तो सिर का दर्द भी ठीक हो गया, वो साइड इफेक्ट है। पर लेकिन पेट के दर्द की दवा खाई और सिर का दर्द होना शुरू हो गया, या आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वो एडवर्स इफेक्ट है। तो किसी दवा का जब आप पूछो एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो एडवर्स इफेक्ट दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका ना हो। ठीक है। क्यों? फिर क्योंकि हर चीज की मात्रा पे डिपेंड करता है। आप एक दिन में 2 लीटर 3 लीटर पानी पीते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। कुछ लोग 4 लीटर पीते होंगे, पर कोई एक ड्रम भर के पानी पी ले तो क्या हो जाएगा? हमारी किडनी बस्ट हो जाएंगे, हमारी किडनी में दिक्कत आ जाएगी। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें 21% ऑक्सीजन है जो हमारे लंग्स को हैप्पी रखा हुआ है। हम आराम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा पा रहे हैं। अगर हमें 100% ऑक्सीजन के चेंबर में छोड़ दिया जाए तो हमारे लंग्स बस्ट हो जाएंगे। तो पानी और हवा, इन जैसी चीजों को भी अगर अति हो जाए तो उसके एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस मात्रा में आपके डॉक्टर्स ने, आपके फिजिशियंस ने बताया है कि आपको कितनी औषधि का सेवन करना है, उस मात्रा पे हम बरकरार रहें। अति ना करें
तो इन किसी भी औषधियों का कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। फॉर सेफ्टी हमने इन औषधियों का लगभग 28 गुना तक डोज भी टेस्ट किया हुआ है। एनिमल्स में अगर आप इतने हाई डोज तक जाते हैं, उस डोज पे जाके भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट 33 के 33 ऑर्गन में देखने को नहीं मिलता है। मेमोरी ग्रेड की सेफ्टी हमारे पास है और बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी है। किसी और दवा की शायद इतनी ज्यादा सेफ्टी देखने को हमें नहीं मिली है। तो इसको आप निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं और औरों को भी बता सकते हैं जिनको लगे कि इससे उन्हें फायदा हो सकता है। बिल्कुल, आयुर्वेद में जैसे अभी ये ग्रिट नाम आया है, तो इसमें कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि इसमें गोल्ड होता है, तो नहीं, डॉक्टर गोल्ड के अलग है। परामर्श से लिया जाए, तो बगैर परामर्श के भी इसको लेना कोई। देखिए, गोल्ड जहाँ पे आया हुआ है उसके नाम के आगे गोल्ड लिखा हुआ है। जैसे ईयर ग्रेड गोल्ड, तो अच्छा। उसके अंदर गोल्ड है। कार्डियो ग्रेड गोल्ड, उसमें गोल्ड लिखा हुआ है। जिन जिन औषधियों में गोल्ड डाला हुआ है उनके नाम के आगे गोल्ड मिलेगा। जिसके अंदर डायमंड है, जैसे कि सिस्टो ग्रेड डायमंड, उसके अंदर डायमंड भस्मा है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, इनके अंदर एक अच्छी मात्रा के हब्स हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आपके डॉक्टर्स आपको बताएं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओम। हाँ, ग्रिट शब्द का गोल्ड से संबंध नहीं है। ग्रिट का मतलब होता है जुझारूपन, मतलब किसी चीज से लड़ने की क्षमता देना। तो जितनी भी हमारी औषधियां हैं, जैसे हम बात करते हैं लीवोग्रिट की, तो वो औषधि हमारे लीवर को बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। ऐसा अगर माने कि कोई दवा हमें ठीक कर रही है, तो हम ये गलत मान रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी बीमारी से हमारा शरीर ही लड़ता है और हमारा शरीर ही उस बीमारी से ठीक होता है। औषधियां हमारे शरीर को एक पावर देती हैं, वो ताकत देती हैं कि हम उस बीमारी से लड़ पाते हैं। तो जैसे इसी हिसाब से आप देखें तो जितनी हमारी ग्रिट हैं, लगभग आप देखिए तो 60 के लगभग अलग अलग औषधियां जिनके बाद में आप ग्रिट का नाम देखेंगे, वो सब एक एक टारगेट ऑर्गन को स्ट्रेंथन देती हैं, पावर देती हैं कि कैसे आप उन बीमारियों से लड़ने के लिए उस अंग को तैयार कर सकते हो। तो आपने एक प्रश्न पूछा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा ताली बजाएंगे सर के लिए। ओम। मेरा नाम राहुल बंसल है और मध्य प्रदेश राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। अच्छी कही। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि आज के युवाओं में 90% युवा ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, क्या बोलते ना, स्टेमरिंग, उनकी समस्या होती है। तो Thank you. ये स्टेमरिंग मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि मैं भी इसी समस्या से परेशान हूँ। स्टेमरिंग जो समस्या होती है, ये समस्या मानसिक है, शारीरिक है, जेनेटिक है? ये स्टेमरिंग क्यों होना स्टार्ट हो जाती है युवाओं में और इसका कारण क्या है और इसको अपन कैसे ठीक कर सकते हैं घरेलू उपचार में? थोड़ा सा बहुत अच्छी बात। देखो, ये प्रश्न बहुत बढ़िया वाला पूछा। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, और तब की बात है कि जब हमारे पास कुछ बात कहने के लिए बहुत कुछ हो और हम उसे कह ना पा रहे हो, तो उसकी वजह से कभी कभी आत्मविश्वास कम होता है, तो हम शब्दों के चयन में गलती कर जाते हैं और उस वक्त स्टैमरिंग की शुरुआत हो जाती है। स्टैमरिंग जनरली जेनेटिक नहीं होती, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। जैसे मैं कई बार शब्दों में अटक जाता हूँ, मेरे खानदान में और कोई ऐसा है ही नहीं और आई होप आगे भी ना हो। पर सिचुएशन क्या होती है, मैंने इस पर काफ़ी एनालिसिस किया और देखने का प्रयास किया कि ऐसा होता क्यों है। मैंने अपने ऊपर करने का प्रयास किया और पाया कि जो मैं बोलना चाह रहा होता हूँ, जब मैं अपने ब्रेन में उसको प्रोसेस कर रहा होता हूँ, तो समहाउ मेरे पास एक साथ बहुत सारे शब्दों का तूफान ब्रेन में आ जाता है और उन्हें बोलने की लिमिटेशन मेरे पास कम होती है। तो मैं जितना कहना चाह रहा हूँ उतना नहीं कह पाता हूँ, तेजी से बोलने का प्रयास करता हूँ और कभी कभी वो चरखी अटक जाती है और उसकी वजह से स्टैमरिंग की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा जब होता है तब आप समझ जाते हो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो मैं उस वक्त क्या करता हूँ, मैं एक स्टेप बैक करता हूँ, एक हल्की सी गहरी सांस लेता हूँ और जो ब्रेन में मेरे विचार चल रहे होते हैं उनको हल्का धीमा करता हूँ, जैसे मैंने अभी कर रखा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कभी स्टैमर ना करूँ, राइट। तो उससे क्या फायदा होता है कि मैं फिर अपनी बातों को सही तरीके से कह पाता हूँ। तो अगर आप ढंग से प्लान कर सकते हो कि आपके विचार कैसे हैं, उन विचारों को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप स्टैमर नहीं करते। और जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज एक सवाल लास्ट था, डायबिटीज जो बनाती है, इंसुलिन बनाती है शुगर, तो जो शुगर में जो बनता है ना इंसुलिन, अगर ये ना बने, यानी कि इंसुलिन किसी की बॉडी में इंसुलिन का स्तर बनना बंद हो गया है, बिल्कुल ही बंद हो गया, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए कुछ, यानी कि फिर किसी और को डायबिटीज के बारे में प्रश्न है तो आप पूछो, मैं सबको एक ही माला में फिर बताता हूँ। एनीवन विद द डायबिटिक क्वेरीज प्लीज पूछिए। आप भाई बैठ जाइए। डायबिटीज का कुछ है प्रश्न किसी के पास? मैं भाई
हाँ ओपी प्लीज। मिश्रा, मध्य प्रदेश से। हाँ जी। डायबिटीज को ये आपकी दवा से या योगासन से कैसे समाप्त कर सकते हैं जिससे हमारी दवा जो है टोटली छूट जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बाबू जी। ओम जी, ओम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई दृष्टि के लिए आई पे बाद में आएंगे, अभी डायबिटीज को एड्रेस करते हैं। मोतियाबिंद दवा है, आई ग्रेट है। ओम सर, ओम जी। मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ सर। ये डायबिटीज़ के लिए जो ग्रिड वाली टेबलेट है उसको मॉर्निंग में लेना चाहिए कि खाने खाने के बाद लेना चाहिए? तो डायबिटीज की ओके, ये मैं बताता हूँ, और बताइए। ओम, जैसे डायबिटीज को कहा जाता है जेनेटिक है, जेनेटिक बीमारी है, तो तो डायबिटीज जेनेटिक बीमारी नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो मैंने ऐसा सुना था कि ये जेनेटिक है, तो नेक्स्ट जनरेशन को ना हो उसके लिए कुछ उपाय। हाँ, मतलब उसके तरीके हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पर जरूरी नहीं कि एक डायबिटिक पेरेंट के बच्चे भी डायबिटिक हों। ओम, हाँ जी, ओम जी। ओम मैं जी। हरि प्रसाद। बैठिए, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए कुछ ऐसा कुछ निकला है, कुछ मेडिसिन, जैसा कि रात में सोते सोते कुछ लोग हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, तो मैं उसके उसके लिए बारे में आता हूँ। देखिए, अभी भाई साहब ने इधर पूछा कि इंसुलिन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इंसुलिन ना बने तो क्या हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक डायबिटीज के साइंस पे लेके चलता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल, जो आप समझ भी पाओगे। ये समझिए कि आप एक घर में रहते हैं और उस घर में एक ताला लगा हुआ है और आप घर के बाहर हैं। तो घर के अंदर आने को आपको क्या चाहिए? एक चाबी चाहिए, राइट, एक की चाहिए, तो उस ताले में जाके उस ताले को खोले और आप घर के अंदर प्रवेश कर सको। ये बात सबको समझ में आ गई? हमारा सेल जो है, पूरा जो शरीर है, वो काफी सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। 87 ट्रिलियन सेल्स हैं पूरे शरीर में, और एक एक सेल एक एक कमरे की तरह है जिसमें ताला लगा हुआ है। और हर एक सेल को ऊर्जा के लिए चाहिए ग्लूकोज। जो हम खाना खाते हैं ना, जो भी खाना खाते हैं, रोटी चावल जो भी खा रहे होते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारा एक तरीके से ईंधन है। तो हर एक कोशिका के अंदर ग्लूकोज का जाना जरूरी है, और ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए एक रास्ता चाहिए। उस रास्ते पे लगा हुआ है ताला, ठीक है। अब वो जो ताला है, उस ताले की चाबी है इंसुलिन। तो अब दो तरीके हैं डायबिटीज होने के, शुगर की बीमारी होने के। एक तो ये हो कि ताला बना हुआ हो पर उसकी चाबी ना हो, मतलब इंसुलिन ही ना बन रहा हो, जैसा भी भाई साहब ने कहा था। इस केस को हम डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं, जो जनरली छोटे बच्चों से आप उनमें देखते हैं, उनमें ऐसी दिक्कत आती जाती है। ये एक कम उम्र की बीमारी है, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा होता है, इसलिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मतलब चाबी नहीं होती तो चाबियां बना बना के बाहर से दी जाती हैं, ताकि ताला खुले और ग्लूकोज अंदर चला जाए और हमारे शरीर का जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है वो होता रहे, ऊर्जा का इस्तेमाल होता रहे, और हम हैप्पी रहें, जिंदा रहें, खुश रहें। ये तो एक सिचुएशन रही। दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास चाबी तो है, की तो है, इंसुलिन तो है, पर जो ताला है वो ताला इस ग्लूकोज को नहीं पहचानता है। मतलब कि ग्लूकोज के जो अंदर जाने के तरीके हैं, सेल के अंदर, इंसान के घर के अंदर प्रवेश करने के जो तरीके हैं, वो खराब हो जाएं। उस केस को हम डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं, कि इंसुलिन तो ठीक ठाक बन रहा है, पर जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को अंदर ले जाने के प्रोसेस हैं वो खराब हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको और टाइप की दवाइयां देनी होती हैं, ताकि ग्लूकोज को पहचान के अंदर भेजा जा सके। तो ये दोनों बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जिसके आधार पे आप डायबिटीज को पहचानते हो। अब इसकी जो दवाई हैं, सिंथेटिक वर्ड में जो दवाई हैं, जो एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं, एक तो इंसुलिन तो आप सब पहचानते हैं, सबके इंजेक्शन लगते हैं, और जो बाकी दवाइयां हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, जो काफ़ी लोग थोक के भाव खाते हैं, राइट, जिनको डायबिटीज़ होती है, वो 2 गोली सुबह, दो गोली शाम, 1-1 ग्राम की खा रहे होते हैं, पूरे शरीर के वजन के बराबर दवाई खा लेते हैं। वो दवाइयाँ जाके बेसिकली उस ताले को मॉडिफाई करने का प्रयास करती हैं, ताकि वो ग्लूकोज को पहचाने और अंदर उसको भेज पाए। हमारी जो दवाइयां हैं, जो आप देखते हो मधुग्रिड और मधुनाशनी, ये एक्चुअली दोनों तरीके से काम करती हैं। ये इंसुलिन के सिक्रीशन का लेवल बढ़ाती हैं। इंसुलिन कहाँ बनता है भाई, किसको पता है? पैनक्रियाज में बनता है, पैनक्रियाज बीटा सेल में बनता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्फा सेल में क्या बनता है फिर? ग्लूकोगोन, वो अल्फा सेल में बनेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और गामा सेल्स में सोमेटोस्टैटिन। आप तो बहुत अच्छी फिजियोलॉजी बता रहे हैं, सर के लिए ताली बजाइए।
तो इंसुलिन का सिक्रीशंस हमारे एक मास्टर ऑर्गन में है, जो सब आप लोग पहचान रहे हो, पेनक्रियाज में बन रहा होता है, और अगर वहां कोई दिक्कत हो तो सिक्रीशन कम हो जाता है। तो कोई भी तरीका, चाहे वो योग का मेथड हो, जैसे आपको स्वामी जी ने बताया कि आप लंबे समय तक मंडूकासन करें, तो मंडूकासन करने से आप पेनक्रियाज के उस हिस्से को दबाते हो जहां से इंसुलिन का सिक्रीशन अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से, या फिर आप जो अच्छी औषधियां खाते हो, अच्छा खान पान रखते हो, मिठाइयाँ कम खाते हो, खैर ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हाँ, सही मात्रा में खाते हो और सही समय पे खाते हो, तो फिर आप अच्छे तरीके से हेल्दी रह सकते हो। आप पेनक्रियाज के फंक्शन को ठीक रखते हो, और जो आपके पूरे बॉडी के बाकी सेल्स हैं उनको भी, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको भी अच्छी तरीके से आप राहत पहुंचाते हो। तो डायबिटीज की पूरी कहानी बहुत सिंपल सी है। अगर आप एक बीमारी को समझते हो तो आप उसको अच्छे से काबू भी कर पाते हो। ऐसा है नहीं है, जैसे कि कभी किसी घोड़े को ट्रेन करना हो तो पहले घोड़े को पुचकार के समझाना पड़ता है, एक बार जब उस पर आप बैठ जाओ फिर चलाना आपके हाथ में होता है। ऐसा ही बीमारी के बारे में है, जितनी जल्दी आप बीमारियों को समझते हो आप उन पे काबू पा सकते हो, और एटलीस्ट काबू पाने का रास्ता पहचान सकते हो। तो डायबिटीज भी एक ऐसी बीमारी है, अगर आप अच्छे तरीके से औषधियों का सेवन करते रहेंगे, जितना बताया जाए उतना, और सही टाइम पे सही मात्रा में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बीमारी से हमें परेशान होने की जरूरत होगी। ओम सर। ओम जी, ओम जी। मैं गुजरात भावनगर से हूँ। हाँ जी, बताइए भाई। मेरा प्रश्न ये है कि किसी को मोतियाबिंद की शुरुआत है, तो वो अपनी पतंजलि की कोई दवा से या कोई ड्रॉप्स से उसको ऑपरेशन नहीं कराना है, तो ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल आपका हो कोई सकता ऐसा अनुसंधान हुआ है? बिल्कुल अनुसंधान हुआ है। मैंने ये आई थिंक पिछले महीने पूज्य स्वामी जी के साथ आस्था चैनल पर दिखाया भी था कि अगर आप जब डायबिटीज के शुरुआत की बात कर रहे हो, सॉरी मोतियाबिंद के शुरुआत की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि डायबिटीज की वजह से मोतियाबिंद पैदा हो रहा हो या किसी और कारण से पैदा हो रहा हो, तो वहाँ आई ग्रिट गोल्ड जो हमारी टैबलेट है और आई ग्रिट आई ड्रॉप, इन दोनों के संयुक्त इस्तेमाल से इस पे काबू पा सकते हैं। एनिमल मॉडल्स में तो हमने आंखों के लेंस को बकायदा बाहर निकाल के उनकी ओपेसिटी, मतलब वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं, वो देखा और पाया कि जैसे जैसे हम आई ग्रेड गोल्ड की मात्रा बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे आई ग्रेड आई ड्रॉप की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इस पूरे प्रोसेस पे हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको मोतियाबिंद की शुरुआत है और या एक हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं, शायद वहां से वापस आना पॉसिबल होगा और शायद ऑपरेशन से भी बचा जा सकता है। लेकिन अगर लेंस पूरे ओपेक हो गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उस वक्त क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है कि उसके जैसे ट्रीटमेंट है वैसे किए जाएं। थैंक यू। गुरुजी ओम। ओम जी, ओम। समस्त उम्र प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट, क्योंकि मेरे को नींद का बीमारी थोड़ा सा है, मुझे लगता है। मतलब नींद ज्यादा आती है? हाँ। ओके। मतलब मैं तो बाइक नींद ज्यादा आती है तो एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? आप सोते रहेंगे? नहीं, हाँ, बाइक तो चलाता हूँ ना। अच्छा, बाइक चलाते चलाते सो हाँ, गए? बाइक अरे भाई साहब, एक बार हो गया स्वामी जी, एक बार हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा सब इधर उधर हो गया था। हाँ, क्या बात। मेरा मुंह का गया था फिर, और पिछली 15 दिन या 1 महीना हो गया, उसमें भी मैं एक जा रहा था बाइक से ही, भाग्यवश तो मैं भी वो बच गया। इतना बड़ा पत्थर था आगे, उसको मैं चढ़ा दे के मतलब कंट्रोल में आ गया। अगली बार हम पत्थर का ख्याल रखेंगे। आप प्रश्न तो पूछो। हाँ, लेकिन उसका क्या करे मैं, मतलब कैसा? नींद बहुत ज्यादा आ जाती है। हाँ, तो मतलब रात यहाँ पे में जितना भी लिखा है मैं, रुकिए रुकिए, मैं यहाँ पे बताता कुछ भी नहीं लिखा है। रात में आप जब सो रहे हो उससे 2 घंटा पहले तक मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। मेन कारण वही है, सोने से 2 घंटे पहले तक ये अगर मेरा- डिजिटल स्क्रीन से दूर रहेंगे, टीवी, मोबाइल, आईपैड्स, लैपटॉप्स, 2 घंटा पहले अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर जो पीनियल बॉडी है वो अच्छे से रिलैक्स करती है, मेलेटोनिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन होता है, आप गहरी नींद सोते हो। जो आप गहरी नींद सोते हो तो दिन में दोबारा सोने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो अगर आप रात की नींद, जो काम रात में करने की अगर अच्छे से रात में कर लेंगे तो दिन में नींद आएगी नहीं, फिर आपको बाइक रोक के पत्थर भी हटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर भाई सोते सोते अगर बाइक ड्राइव करने हो वो अच्छी बात नहीं है। अगर नींद आ ही रही है तो बाइक को रास्ते में खड़ा करो, कहीं सो लो और फिर आगे चलो। ये मेरा ये नहीं तो पता लगा किसी और चीज के लिए प्रश्न पूछेंगे आप। भाई और भी तो काफी लोग हैं, अभी दीदी जी आने वाली हुई। स्वामी जी नमस्कार। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम फिर दीदी जी का इंतजार करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। मेरा पूछिए नाम पूछिए। जयेश शाह है। हाँ जी। मैं गुजरात भावनगर से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि आप पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी।
तो इमरजेंसी में तो एलोपैथी का उपयोग करते हैं, तो आयुर्वेद कुछ ऐसा बता रहा है कि इमरजेंसी भी उसका उपयोग हो सके। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। मैं आप सब लोगों के लिए बताऊं कि ये बहुत बढ़िया वाला प्रश्न है कि जो इमरजेंसी मेडिसिन की बात है उसमें आयुर्वेद कहाँ आता है। देखिए, ये ऐसे प्रश्न थे जिसकी मैं तैयारी करके आया था, बाकी सब तो मुझे पता ही नहीं था कि आप क्या क्या पूछेंगे। तो ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये एक ऐसी वाली चीज है जिस पे हमें सबको काम करने की जरूरत है। तो अब देखिए, आयुर्वेद में ऐसा लोग मानते थे पहले कि आयुर्वेद की दवा हल्के हल्के काम करती हैं। ऐसा कहा जाता था कि आयुर्वेद की दवा जब आप एक बार सेवन करेंगे तो लंबे टाइम्स के बाद कुछ इफेक्ट आने शुरू होंगे, और ऐसे कहा जाता था वो लंबा टाइम क्यों है, क्योंकि वो बीमारी को जड़ से हटा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जड़ से काम जल्दी नहीं हो सकता, जड़ से हटाने वाला काम जल्दी भी हो सकता है। हमारे जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये बताते हैं कि आप आयुर्वेद की औषधियों को इस्तेमाल करके त्वरित लाभ भी ले सकते हैं। मेडिसिनल इफेक्ट जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स के हैं वो लगभग अब उतने ही फास्ट, उतने ही पोटेंट, उतने ही रोबस्ट हैं जितने कि किसी और मेडिसिनल सिस्टम के होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फीबोग्रिट, जो एक बुखार उतारने की दवा है। किसी को घर में बुखार आता है तो सब लोग घर में क्रोसिन, पैरास्टामोल, डोलो रखते हैं ना। जो काम क्रोसिन, पैरास्टामोल और डोलो करते हैं उससे बेटर, उससे सेफ रेस्पॉन्स आपको फीबोग्रिड से देखने को मिलता है। तो अगर फीबोग्रिड का सेवन करेंगे तो बुखार भी उतरना शुरू हो जाता है। वो क्या बताता है कि ये दवा तेजी से काम कर रही है। नाउ बात आती है इमरजेंसी मेडिसिन की, कि अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं जहाँ सर्जरी करनी पड़ेगी, या कोई लोग जो बाइक ड्राइव करते हुए सो जाएं, उनका भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको ले जाके तो इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है। उस कंडीशंस में आपको एक इमरजेंसी सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है, पर वो एक छोटे ड्यूरेशन के लिए रहती है। जैसे ही वो ट्रीटमेंट से आप थोड़े बाहर आते हैं, उसके तुरंत बाद आपका जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आयुर्वेदा पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस पूरे थॉट प्रोसेस के साथ परम पूज्य आचार्य श्री एक क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण कर रहे हैं, तो पतंजलि योगपीठ फेज 1 में हैं, जहां मॉडर्न सिस्टम के इमरजेंसी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स अपनी सेवाएं देंगे। जहां जितने भी क्रिटिकल केयर के काम हैं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर की बात हो, चाहे वो कैंसर के ट्रीटमेंट की बात हो, चाहे सर्जरी की बात हो, चाहे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक वाली बातें हो, उन सब का ट्रीटमेंट एक छत के नीचे पतंजलि योगपीठ, पतंजलि हॉस्पिटल फेज 1 में होगा। और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट के तरीके हैं वो आयुर्वेद में शिफ्ट हो पाएंगे। तो जो बात इंटीग्रेशन की है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पतंजलि हॉस्पिटल अगले कुछ महीने में बनने वाला है। आप और हम सब उसके साक्षी होंगे और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। सर, हार्ट के लिए, हार्ट को बेहतर रखने के लिए पतंजलि का अपना कौन सा ऑयल लिया जा सकता है? क्योंकि अपना 4-5 हार्ट के लिए जो अच्छी औषधि है वो है अर्जुन घनबटी। नहीं, अर्जुन दवाई की बात नहीं करता हूँ, अपना ऑयल रहता है ना खाने के लिए, तेल। अच्छा, एडिबल ऑयल। अच्छा, कौन सा तेल इस्तेमाल करें? अपना पतंजलि का ही सब बनता है, तो हाँ, मैं बोला इसमें बेहतर कौन सा तेल है? सनफ्लावर ऑयल, जो सूरजमुखी का तेल है वो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। और उसके साथ साथ एक जो अभी आचार्य श्री ने अब दोबारा शुरू किया है वो है हमारा सरसों का ऐसा वाला तेल जो कोलू से निकाला गया है। तो कोलू से निकाला हुआ सरसों का तेल और ज़्यादा मेडिसिनल है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो और किसी मेथड से निकाले हुए तेल के मुकाबले बेटर है। तो उन ऑयल्स का इस्तेमाल करें। वैसे सनफ्लावर ऑयल एक बहुत अच्छा ऑयल है, उसका हमें सेवन करना चाहिए। ओम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में वैसे लगभग सभी बीमारियों का इलाज है, क्या सिगलिन का ऐसी कोई दवाई है जिसे जड़ से खत्म किया जा सके? किसका? सिगल का ऐसा कोई दवाई है आयुर्वेद में? सिकल सेल का, सिकल सेल एनीमिया। ओके, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है। जो बात हम जेनेटिक्स की कर रहे थे, उसके अंदर जो हमारे ब्लड के आरबीसीज हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में हमारी कुछ औषधियां हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, पर अगेन उसमें सेल्फ कंट्रोल की बहुत भूमिका है कि हम किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा योग करें और आयुर्वेद की अच्छी दवा खाएं। हीमोग्रिट हमारी एक अच्छी मेडिसिन है जो ब्लड के नए सेल्स के जनरेशन में हेल्प करता है। तो सिकल सेल जैसे जैसे बनते जाएंगे वो हटते जाएंगे, तो कम से कम नए सेल हेल्दी आते रहेंगे। तो हीमोग्रिट के साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और अच्छा योगा आपको वहां लेके जाएगा।